हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। ध्यान रखिएगा, इससे पहले हमने दो एटॉमिक मॉडल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक था थॉमसन मॉडल और दूसरा था रदरफोर्ड मॉडल। तो वो मॉडल क्लास 11th पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बोर्स एटॉमिक मॉडल क्लास 11th पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसका पोस्टुलेट पढ़ेंगे। इसका पोस्टुलेट ये है कि जो न्यूक्लियस है वो स्टेशनरी होता है और जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एनर्जी होता है कांस्टेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट या फिक्स्ड। इसलिए उसको कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट या स्टेशनरी स्टेट। तो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी लूज नहीं करेगा। दूसरा पोस्टुलेट है कि अगर इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाना है तो वो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि फोटोन एक तरह का एनर्जी फॉर्म है। और अगर इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आना है, उस प्रोसेस में वो फोटोन को इमिट करेगा। ध्यान रखिएगा, फोटोन एक तरह से एनर्जी का फॉर्म होता है, आप लोग पढ़े थे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। तो हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट फोटोन इमिट करेगा, लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। और जो फोटोन का एनर्जी होगा वो एक तरह से क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स। मान लीजिए फाइनल ऑर्बिट हो, ई का एनर्जी है ई एफ और इनिशियल ऑर्बिट का एनर्जी है ई आई। डिफरेंस क्या हो गया, ई एफ माइनस ई आई, और यही डिफरेंस है फोटोन का एनर्जी। और आप लोग पढ़ चुके हो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अनुसार फोटोन का एनर्जी क्या होता है, एच न्यू। एच है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। और जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट अपना चेंज करता है तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वो एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करेगा या एक ही फोटोन इमिट करेगा। एन यानी कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो 1 होगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है कि जो इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड होता है। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड का मतलब है, अभी आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। एंगुलर मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो कुछ वेलोसिटी होता है, और आर है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। आर है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ which is equal to NH by 2 पाई। तो N है ऑर्बिट नंबर, से K सेल के लिए N 1 हो जाएगा, L सेल के लिए N 2 हो जाएगा, M सेल के लिए N 3 हो जाएगा, N सेल के लिए N 4 हो जाएगा। तो यही मतलब है क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब है N का वैल्यू इंटीजर होगा। आप पढ़े तो उसमें भी कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में भी एनर्जी एच न्यू हो सकता है, 2h न्यू हो सकता है, 3h न्यू होता है। तो उसी तरह का यहाँ पे भी है कि n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। n 1.1 नहीं हो सकता, 2.1 नहीं हो सकता, 4.3 नहीं हो सकता। तो क्वांटाइज का मतलब है इन स्पेसिफिक वैल्यू ही अटेन करेगा, क्योंकि ऑर्बिट नंबर हमेशा इंटीजर होता है। वही चीज दे रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स for which its angular momentum is integral multiple of h by 2 pi। मतलब h by 2 pi, 2h by 2 pi, 3h by 2 pi, 4h by 2 pi, 5h by 2 pi। अच्छा, जो एंगुलर मोमेंटम टर्म है थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, तो केमिस्ट्री में अभी के लिए बस आप डिफिनेशन ही ध्यान रखिए। एंगुलर मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। फिजिक्स में आप इसको काफी डिटेल में पढ़ी रही है, फिजिक्स का टॉपिक है, केमिस्ट्री का टॉपिक नहीं है। तो अभी डिफिनेशन ध्यान रखिएगा। एंगुलर मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, इट इज इक्वल टू NH by 2 पाई। हाँ, अब हम मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे बोर मॉडल का, उसको देख लीजिए। सबसे पहले एक तरह से ये ड्रॉबैक भी है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है, इसको ध्यान रखिएगा। बोर मॉडल उसी एटम या आयन के लिए एप्लीकेबल होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर मॉडल उसी एटम या आयन के एप्लीकेबल होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम प्लस आयन हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो हीलियम प्लस, लिथियम
2+, बेरिलियम 3+। तो ध्यान रखिएगा बोर मॉडल उसी एटम या आयन के लिए एप्लीकेबल होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। बोर मॉडल सोडियम के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, पोटेशियम के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन है। तो बोर मॉडल उन्हीं एटम या आयन के लिए एप्लीकेबल होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। अब देख लीजिए, समझ लीजिए, सर्कुलर पाथ है, ये ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है। तो देखिए जब एटम या आयन इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो प्रोटॉन के नंबर में कोई चेंज नहीं होता। तो जेड यहाँ पे नंबर ऑफ आपको प्रोटॉन्स है, और आपको पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता। तो जो भी चार्ज होगा प्रोटॉन पे होगा, और आपको ये भी पता है जो चार्ज प्रोटॉन पे होता है मैग्नीट्यूड वही इलेक्ट्रॉन में भी होता है। तो मान लेते हैं एटॉमिक नंबर जेड है, तो प्रोटॉन का नंबर भी जेड हो जाएगा और चार्ज हो जाएगा जेड इंटू ई। ठीक है, और यहाँ पे बताए थे आपको एक ही इलेक्ट्रॉन के एप्लीकेबल है, तो ये ई है, चार्ज का इलेक्ट्रॉन पे ई। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है जिसका रेडियस आपको आर दिया है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के यहाँ पे कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹, आगे दिया होगा। Q1 क्या है, Q1 आपको सोच सकते हो यहाँ पे दिया है, देखिए Q1 है आपको न्यूक्लियस पे चार्ज और Q2 है इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो उस पे दो फोर्स लगता है, एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड। इनवर्ड फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और जो आउटवर्ड फोर्स है वो होता है, आप लोग फिजिक्स 9th में पढ़े होंगे, mv² बाई आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v है वेलोसिटी इन सर्कुलर पाथ, और r है रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं होगा तो या फिर हो सकता है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच ले, या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाहर चला जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में तभी रिवॉल्व करेगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो। वही दिया यहाँ पे कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। कि यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹, ध्यान रखिएगा। के कांस्टेंट है, K इज अ कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। K का वैल्यू याद रखिएगा 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ पे Q1 का वैल्यू लिखती है हम जेड, जेड है एटॉमिक नंबर, ई है चार्ज ऑन प्रोटॉन, पता होगा वैल्यू होता है चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ई आपको पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, आर है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, यहाँ पे m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r है रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। दोनों का वैल्यू इक्वल है। और आपको पता है अभी पढ़े थे बोर मॉडल का थर्ड पोस्टुलेट कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटाइज्ड, यानी कि mvr क्या होता है, h/2। m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और n क्या है, n है आपको ऑर्बिट नंबर, जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट k सेल n1, सेकंड ऑर्बिट l सेल n2, थर्ड ऑर्बिट m सेल n3, और फोर्थ ऑर्बिट यानी n सेल n4। तो n है ऑर्बिट नंबर, h प्लैंक्स कांस्टेंट। अब देखिए mvr इक्वल टू nh/2π, तो उससे v क्या हो जाएगा, nh/2π mr, आप इस m को इधर लेके आ जाइए, और इस इक्वेशन को देखिए। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से v आएगा nh/2π mr, उसको हम इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए क्या आता है, हमने v को इसमें पुट कर दिया, सॉल्व करके देखिए यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है k का 1 एंगस्ट्रॉन, हमको पता होगा 10⁻⁻10 मीटर होता है, m दिया हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने वैल्यू पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो r का एक एक्सप्रेशन आ गया। r का एक्सप्रेशन ये आपको सॉल्व करने पे आ जाएगा। आप खुद से ये सब एक्सप्रेशन डिराइव करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। जैसे कि आप जो लेक्चर देख रहे हैं हम भी डिराइव किए हैं, लेकिन आप खुद से भी कॉपी में डिराइव करने की कोशिश कीजिएगा, उससे ज्यादा क्लैरिटी होगा। तो आप सॉल्व करने पे आपको ये एक्सप्रेशन आएगा। आपको पता है h प्लैंक्स कांस्टेंट फिक्स्ड है, पाई फिक्स्ड है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, k फिक्स्ड है, ई चार्ज इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है। ये पूरा टर्म है एक तरह से फिक्स्ड है। चेंज क्या करता है, n ऑर्बिट नंबर है,
फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, n चेंज कर सकता है, और z एटॉमिक नंबर चेंज कर सकता है। हाइड्रोजन के लिए Z1 होगा, हीलियम प्लस Z2 होगा, लिथियम 2 प्लस Z3 होगा, क्योंकि Z एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर आयन का किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन के नंबर। अब ये भी बताया है कि ये कांस्टेंट होता है, और इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगा 0.529 इंटू 10 का पावर -10। ध्यान रखिएगा, सॉल्व करने पे वैल्यू आएगा 0.529 इंटू 10 का पावर -10, और आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 का पावर -10 मीटर, इसलिए हम एंगस्ट्रॉम कर दिए, और nz एज इट इज रहती है, तो यहाँ पे n² आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में। रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू n² एंगस्ट्रॉम। ये पहला डेरिवेशन था रेडियस का। अब हम लोग डिराइव करेंगे वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी आप जैसे देखे थे यहाँ पर यहाँ पे देख सकते हैं एम वी था भाई, एम वी आर इक्वल टू NH/2 पाई, उससे वेलोसिटी क्या है? NH/2 पाई mr। हमको अब यहाँ पर आप देख सकते हो आर का एक्सप्रेशन मिल चुका है, यहाँ पर आर का एक्सप्रेशन मिल चुका है, तो उसको वेलोसिटी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, NH/2 पाई mr वाले में आर को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमको वैल्यू मिल जाएगा। तो वैल्यू मिलने पे वही सॉल्व किए अच्छे से। तो ये टर्म पूरा एक कांस्टेंट है, आपको पता है पाई कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, जिसको सॉल्व करने में मिलेगा हमको 2.188 इंटू 10 का पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा 2.188 इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। और Z/n जो वैरी कर सकता है, Z एटॉमिक नंबर है, n ऑर्बिट नंबर है, जैसे K सेल के लिए n1 होगा, L सेल के लिए n2 होगा, M सेल के लिए n3 होगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है, तो अब देख लो होता क्या एक्चुअली में। ये अब देख लीजिए, जो 2.18 इंटू 10 का पावर 6 है, वो एक्चुअली में क्या होता है? 3 इंटू 10 का पावर 8 अपॉन 137। आप सॉल्व करके देख लोगे इसको, ये अगर ये डिवाइड करोगे तो यही आ जाएगा। और ये पता है स्पीड ऑफ लाइट होता है, तो एक तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं C/137। ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में काफी आता है, तो इस एक्सप्रेशन को ध्यान ही रखिएगा। वैसे नहीं भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप इसको डिवीजन तो आपको पता ही है, क्वेश्चन कर लोगे, याद रहे थोड़ा टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो इसी का एक तरह से मॉडिफाइड फॉर्म है वेलोसिटी का। तीसरा है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे थोड़ा सा फिजिक्स हम यूज कर रहे हैं, तो हम फॉर्मूला बताते हैं। अगर दो चार्ज पार्टिकल लिए हैं Q1 और Q2, और उनके बीच का डिस्टेंस है r, जैसे कि आप देख सकते हो Q1 है मान लो चार्ज ऑन न्यूक्लियस, Q2 है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस r है में रिवॉल्व कर रहा है, वही कहानी यहाँ पर है। Q1 है न्यूक्लियस, Q2 है इलेक्ट्रॉन, उनके बीच का डिस्टेंस है r। तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होता है KQ1Q2/r। अभी के लिए केमिस्ट्री में भी इसको फॉर्मूला याद रख लो, फिजिक्स में क्लास 12 में इसका डेरिवेशन करोगे, केमिस्ट्री में हमको बस ये फॉर्मूला समझ लेना है। मतलब सिस्टम में दो चार्ज पार्टिकल है, एक Q1 है, दूसरा Q2 है, उनके बीच का डिस्टेंस है r, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होता है KQ1Q2/r। दिया हुआ है Q1 चार्ज ऑन न्यूक्लियस, Q2 इलेक्ट्रॉन। वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ ध्यान, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ हम माइनस साइन लगाए हैं। माइनस साइन इसलिए लगाए हैं क्योंकि न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान रखिएगा, माइनस इंडिकेट्स अट्रैक्टिव फोर्स। ध्यान रखिएगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, और आपको पता है अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी बढ़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो उनके बीच अट्रैक्शन है, और उस अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, इसलिए हम नेगेटिव यहाँ यूज किए हैं। अगर दोनों पॉजिटिव होता तो हम यहाँ माइनस यूज नहीं करते। तो ध्यान रखिएगा, नेगेटिव इंडिकेट्स अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो -kZe² r आ गया। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 12 mv²। अच्छा, अब देखो आप एक चीज, आपको
ये पढ़े थे आप लोग, थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे ये डेरिवेटिव। आपको इक्वेशन याद होगा, आपको इक्वेशन याद होगा तो हम बताए थे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच, वो होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और वो इक्वल टू होता है mv स्क्वायर बाई आर। आप देखिएगा 4-5 स्लाइड पहले होगा ये डेरिवेशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से हम क्या किए, आर स्क्वायर को आर से कट कर दिए, तो यहाँ एक आर बच जाएगा। तो mv स्क्वायर क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर, उसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। Q1 है चार्ज ऑन न्यूक्लियस, Q2 है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वैल्यू पुट कर दिए, तो यही हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव था, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव था, हमने वैल्यू पुट कर दिया, क्या आ गया, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r प्लस माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर प्लस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। इसको वैल्यू पुट कर दिए हम, तो ये आ जाएगा टोटल एनर्जी क्या जाएगा, हम सॉल्व कर लेंगे इसको दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2। और आर का हम एक्सप्रेशन डिराइव किए थे बोर मॉडल में, तो उस आर के एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर पुट कर देंगे टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन में, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। और ये वाला टर्म कांस्टेंट है, आपको पता है के कांस्टेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। जेड और एन वेरी कर सकता है, जेड एटॉमिक नंबर है, एन है आपको ऑर्बिट नंबर। तो इसका वैल्यू आप डाल दो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 2.178 इंटू 10 का पावर माइनस 18, ये वैल्यू है, आपको ध्यान रखिएगा। और किसमें है, जूल पर एटम। आपको पता होगा एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो ये है, तो 2.178 इंटू 10 का पावर माइनस 18 वैल्यू है ये। अच्छा, आपको ये बताया था लास्ट लेक्चर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 जूल। तो अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ध्यान रखिएगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, ध्यान रखिएगा। कई ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यही वाला ज्यादा, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसको याद कर लोगे और आपको ये यूनिट पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो बहुत आराम से आप इसको डिराइव कर सकते हो। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे पर एटम दिया है, कई बार क्वेश्चन में आपको पर मोल देगा, तो आपको पता है 1 मोल में एवोगैड्रो एटम होता है, तो आप इसको क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो पर मोल मिल जाएगा। सिमिलरली इसको भी एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो पर मोल मिल जाएगा। अच्छा, कई बार आपको क्वेश्चन में एनर्जी कैलोरीज में भी होगा, तो आपको पता है कन्वर्शन यूनिट 1 कैलोरी होता है 4.184 जूल। ठीक है, अगर कैलोरी में देगा तो 1 कैलोरी होता है 4.184 जूल। फिर एक और डेरिवेशन है, ये तो सिंपल है। इलेक्ट्रॉन आपको पता है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, तो ऑब्वियस इसमें काउंट करना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड होता है आपको v बाई 2 पाई आर। आप देख सकते हो, ऐसे सोच सकते हो आप इसको, आप देख सकते हो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड पूछ रहा है, तो आप ऐसे सोच सकते हो। टाइम पीरियड आपको पता ही होगा, 30 सेकंड में अगर एक रिवॉल्यूशन कर रहा है तो 1 सेकंड में कितना करेगा, पर सेकंड पूछा है 1/t, और t होता है टाइम पीरियड, और फिजिक्स में पढ़े होंगे क्लास 9 में, टाइम पीरियड होता है सर्कुलर पाथ का 2 पाई आर अपॉन v। तो आप इसका वैल्यू पुट कर दोगे तो हो जाएगा v बाई 2 पाई आर। और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको पता है, डिराइव कर चुके हैं, रेडियस का एक्सप्रेशन पता है, वैल्यू पुट कर दोगे तो ये एक्सप्रेशन है। वैसे ये हम याद करने के लिए नहीं बोलेंगे कि सब कुछ याद नहीं कर सकते आप, सिंपली आप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन याद रखना, रेडियस का एक्सप्रेशन याद रखना, उसी में वैल्यू पुट कर देना, वही समय पूरा सॉल्व करने पे। टाइम पीरियड आपको बता ही चुके, अभी बताए टाइम पीरियड होता है 2 पाई आर बाई v, उसी को पुट कर दिया है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो वैल्यू आर का रेडियस एक्सप्रेशन पता है, वेलोसिटी एक्सप्रेशन पता है, तो उसको पुट कर दीजिएगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि आपको एनर्जी
कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन का और रेडियस ऑफ वही फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। उनको फॉर्मूला पता अभी बताए थे, -2.18 इंटू 10⁻18 इंटू Z²/n² पर एटम। तो वही है, वैल्यू पुट कर दो आप। हीलियम आयन है तो एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा, तो Z2 हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्बिट है तो N1 हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो। और रेडियस का भी एक्सप्रेशन बताए थे, वो क्या था, ध्यान रखिएगा यहाँ नैनोमीटर में है इसलिए 0.0529 है। हम जो एक्सप्रेशन डिराइव करवाए हैं वो एंगस्ट्रॉन में है, डिफरेंस समझिए, वो एंगस्ट्रॉन में है, ये नैनोमीटर में है। तो एंगस्ट्रॉन में होता है 0.529 और नैनोमीटर में होता है 0.0529। तो वही है, वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा, सिंपल सा है। मतलब इस पे आपको फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए, रेडियस का, वेलोसिटी का और एनर्जी का। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे रिडबर्ग कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है। तो देखिए क्या होता है, ऐसा कि आपको बताए थे, अगर इलेक्ट्रॉन चाहे हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाए, चाहे लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाए, दोनों प्रोसेस में फोटोन एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा। अगर वो लोअर से हायर में जाए तो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, और अगर हायर से लोअर में आए तो फोटोन इमिट करेगा। तो वही कहानी दे रहा है। तो आपको जैसे पता है एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो अगर ऑर्बिट नंबर N2 है तो हम यहाँ पे N2 पुट कर देंगे, ये तो पता है, डेरिवेशन कैलकुलेट करवा चुके हैं थोड़ी देर पहले। और अगर ऑर्बिट नंबर N1 है तो ये है, हम N1 पुट कर देंगे यहाँ पर। आप देख सकते हो N2 है हायर ऑर्बिट, ये है लोअर ऑर्बिट। तो यहाँ एनर्जी क्या होगा, ज्यादा, यहाँ एनर्जी क्या होगा, कम। तो अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, फोटोन इमिट करेगा। तो फोटोन का एनर्जी क्या हो जाएगा, हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। तो कुछ इस तरह का होगा, वैल्यू पुट कर देंगे, कॉमन ले लेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। हम En2 पुट कर दिए हैं, यहाँ से En2 En1 पुट, यहाँ से हमने En2 और En1 को पुट कर दिए यहाँ पर एक्सप्रेशन में, ये कुछ ऐसा आ गया। और आपको पता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से पढ़े हो, फोटोन का एनर्जी होता है hc/λ। तो यहाँ पे हमने hc/λ डाल दिया फोटोन की एनर्जी में। तो 1/λ मतलब hc को हम इस साइड लेके आ गए, ध्यान रख लो, hc इस साइड को हम इस साइड लेके आ जाएंगे, तो यहाँ पे h3c हो जाएगा और ये 1/λ है। तो आप देख सकते हो इस चीज को, K कांस्टेंट है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। तो पूरा टर्म एक कांस्टेंट हो जाएगा और इसी को हम कहते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ये साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डिराइव किया था, इसको क्या कहते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट। और इसका वैल्यू जरूर याद रखिएगा, आपको स्कूल एग्जाम या कंपटीशन में नहीं दिया रहेगा, तो पहले बता रहे हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू याद रखिएगा, वो होता है 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। ठीक है, और ये N1 है लोअर एनर्जी ऑर्बिट और N2 है हायर एनर्जी ऑर्बिट। और Z तो पता ही होगा आपको, एटॉमिक नंबर, और लैम्डा है वेवलेंथ। और आपको बता चुके थे 1/λ क्या होता है, 1 वेवलेंथ क्या होता है, वेव नंबर। तो ये जो फॉर्मूला एक्चुअली में वेव नंबर देता है, ये फॉर्मूला आपको वेव नंबर देता है। तो कई बार अगर आपसे कई बार एग्जाम में, अगर आपसे एग्जाम में कई बार पूछता है वेवलेंथ पूछता है, तो ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूला से आपको 1/λ मिलता है, विच इज इक्वल टू सॉल्व फंडामेंटल x आए तो वेवलेंथ है वो हो जाएगा 1/x। ध्यान रखिएगा है, ये 1/λ जो है वेव नंबर है, ये वेवलेंथ नहीं है। अगर वेवलेंथ निकालना है तो आपको इसका रेसिप्रोकल देना पड़ेगा, यानी कि 1/λ फिर से बता रहे हो 1/λ x है, तो लैम्डा हो जाएगा 1/x। और उसी तरह से देख लो, मान लो फ्रीक्वेंसी पूछे तो आपको पता है, फॉर्मूला पढ़ चुके हो लास्ट लेक्चर में, C इक्वल टू होता है न्यू इंटू लैम्डा। तो न्यू क्या हो जाएगा, C/λ। तो फ्रीक्वेंसी पूछे, वेवलेंथ पूछे तो इस फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हो। और ये किसका है, फोटोन का। अगर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स के बीच ट्रांजिशन करे तो ये वेवलेंथ किसका है, फोटोन का वेवलेंथ है। अब है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए होता क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिए। आप लोग को हम फर्स्ट लेक्चर में बताए थे इस चैप्टर का, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो क्या है, अगर वही है डिस्चार्ज ट्यूब ले, उसमें लो प्रेशर
लो प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस लेंगे और हम वही हाई वोल्टेज से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, तो क्या होता था, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किसमें ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन एटम में। जिनको नहीं समझ में आ रहा है ये बात, वो फर्स्ट लेक्चर में जाइए, हम कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ाए थे, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट हम पढ़ाए थे, उसमें देखिएगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जब हम लो प्रेशर पे और हाई वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किसमें ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन एटम में। और हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लोअर ऑर्बिट में होता है, ठीक है ना। तो वो जब एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, तब वो कहाँ जाएगा, हायर एनर्जी ऑर्बिट में। कहाँ जाएगा, हायर एनर्जी ऑर्बिट में। लेकिन ध्यान रखिएगा, हायर एनर्जी का मतलब स्टेबिलिटी कम। ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है केमिस्ट्री में, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, और एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। तो हायर एनर्जी ऑर्बिट में स्टेबिलिटी कम है, तो अब स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए वो कहाँ आएगा, लोअर एनर्जी ऑर्बिट में। और जब वो लोअर और एनर्जी ऑर्बिट में आएगा तो इस प्रोसेस में वो फोटोन इमिट करेगा। क्या इमिट करेगा, फोटोन। तो एक ही नहीं, बहुत सारे फोटोन इमिट करेगा, वो बहुत सारा फोटोन इमिट करता है, तो उसका डिफरेंट वेवलेंथ होता है। जो फोटोन इमिट करेगा उसका डिफरेंट वेवलेंथ होगा, और उस वेवलेंथ को कंबाइन करते हैं तो हमको मिलता है स्पेक्ट्रम। क्या मिलता है, स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम होता है कलेक्शन ऑफ लाइट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। स्पेक्ट्रम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लाइट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। तो उसी स्पेक्ट्रम को हम प्रिज्म से पास करते हैं तो हमको डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ मिलता है। इसी प्रोसेस को हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो पढ़ लो क्या दिया है, वही कहानी है। When an electric discharge passes through a discharge tube containing hydrogen gas at low pressure, it emits some light. ये लाइट इसलिए emit करता है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट में है वो नीचे वाले एनर्जी ऑर्बिट में आएगा, और इस प्रोसेस में वो बहुत सारे फोटोन इमिट करेगा। तो उन फोटोन का जो वेवलेंथ कंबाइन कर जाता है आपस में, वही बहुत सारे फोटोन इमिट करेगा, सबका वेवलेंथ अलग अलग होगा, तो उस वेवलेंथ का कॉम्बिनेशन हमको लाइट के फॉर्म में दिखता है। और वही स्लाइड को हम पास करते हैं प्रिज्म से तो हमको डिफरेंट लाइंस दिखेगा। अगर हम जो अब देखिएगा, अगर हम डायग्राम बताएंगे आपको कि जो हम उस लाइट को हम प्रिज्म से पास करेंगे तो डिफरेंट लाइंस दिखेगा हमको, और इसी को कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब हमको लाइन दिखेगा। लाइन समझते हैं ना आप लोग, लाइन। हमको ये एक तरह से देख लो, लाइन हमको दिखेगा एक तरह से। लाइन कुछ इस तरह से समझ लो, कुछ ऐसा दिखेगा, लाइन टाइप, इसलिए लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब है लाइन दिखेगा हमको। और लिखा है कि ऑन केयरफुल एनालिसिस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इट वाज फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ लाइंस इन अल्ट्रावायलेट। आपको बता चुका हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पुराने लेक्चर्स में, वो बताए थे ना, अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड रीजन। तो वही चीज है कि जो हमको फोटोन दिखेगा उसका जो वेवलेंथ लाई करेगा अल्ट्रावायलेट रीजन में या विजिबल रीजन में या इंफ्रारेड रीजन में, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में आया, मतलब फोटोन के एनर्जी पे डिपेंड करता है। आप फॉर्मूला पढ़ चुके हो, तो फॉर्मूला पढ़े थे, E इक्वल टू hc बाई लैम्डा। ई क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन। और फोटोन की एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, कौन से ऑर्बिट से, मतलब फोटोन एनर्जी पढ़ चुके हो, फोटोन एनर्जी होता है आपको एक तरह से EF माइनस EI। तो एनर्जी डिफरेंस ही फोटोन का एनर्जी है, और विच इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। तो लैम्डा डिपेंड करता है एनर्जी डिफरेंस पे, डिपेंड करता है कौन से ट्रांजिशन किया, थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आया, कि फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आया, कि फिफ्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आया। और डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था, वही चीज जो बताए थे आपको हम, डिस्चार्ज ट्यूब से बहुत सारे फोटॉन्स के कॉम्बिनेशन मिले हमको, जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब उस स्पेक्ट्रम को हम कहां से पास किए, प्रिज्म से पास किए, तो हमको डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट मिला। वही है बताते हैं आपको, मतलब लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5। इसी को कहते हैं हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और ये वही चीज अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़े थे फॉर्मूला हम, 1 बाय लैम्डा वाला, ये फॉर्मूला है वो वही यहाँ पर है। 1 बाय लैम्डा होता है RH, यहाँ पे क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। और ध्यान रखना वहां मीटर इनवर्स में था, यहाँ सेंटीमीटर इनवर्स में है, ठीक है ना। तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू है। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम
वेव नंबर निकाल सकते हैं और वेवलेंथ निकालना हो तो लैम्डा इक्वल टू 1/x कर देंगे। हाँ, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया था, तो यहाँ जो सीरीज का नाम है यहाँ पे दिया हुआ है वो साइंटिस्ट के नाम पे ही है, तो साइंटिस्ट का नाम आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्कूल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है। तो पहला सीरीज था दिया था लाइमन ने, फर्स्ट सीरीज लाइमन दिया था, और लाइमन में N1 होता है 1, N1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, और N2 होता है 2 3 4। N2 2 3 4 इसलिए क्योंकि ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन N1 है लोअर एनर्जी ऑर्बिट, तो हायर एनर्जी ऑर्बिट क्या होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। और देखा गया एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रॉन अगर 2 से 1 में आए या 3 से 1 में आए या 4 से 1 में आए, तो जो फोटोन का एनर्जी है वो और वेवलेंथ है वो लाई करता है अल्ट्रावायलेट रीजन में। दूसरा है बाल्मर सीरीज, तो बाल्मर सीरीज का मतलब होता है N1 इक्वल टू 2, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से सेकेंड ऑर्बिट में आए, के आप समझते हैं ना KLMN, तो N2 का मतलब है L सेल में आए, L सेल में आए, तो हायर एनर्जी से 2 में कैसे आ सकता है, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये एकमात्र स्पेक्ट्रम है जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, क्योंकि ये विजिबल रीजन में लाई करता है। जो बाल्मर सीरीज है ध्यान रखिएगा वो विजिबल रीजन में लाई करता है। उसके बाद वही है पाश्चन सीरीज, पाश्चन सीरीज का मतलब होता है N1 इक्वल टू 3, मतलब KLM M सेल, तो हायर से M सेल में आया, मतलब 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3, और ये लाई करता है इंफ्रारेड में। उसी तरह से ब्रैकेट में वही हो गया, ऊपर से 4 में आता है, मतलब 5 से 4, 6 से 4, 7 से 4, और ये लाई करता है इंफ्रारेड। उसी तरह से फंड की साइलेंट होता है, वो ऊपर से 5 है, मतलब 6 से 5, 7 से 5, 8 से 5, और ये भी लाई करता है इंफ्रारेड में। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, इससे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, स्कूल एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, कई बार आपसे डिफरेंट सीरीज का पूछता है फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन का मतलब होता है नियरेस्ट ट्रांजिशन, तो नियरेस्ट ट्रांजिशन का मतलब हो गया जो N2 है वो N1 से सिर्फ 1 यूनिट बड़ा है। जैसे लाइमन का बात करेंगे तो लाइमन के लिए N1 क्या होता है 1, इसके लिए फर्स्ट लाइन के लिए N2 क्या हो जाएगा 2। अगर हम बाल्मर का बात करें तो बाल्मर के लिए N1 क्या है 2, तो नियरेस्ट लाइन क्या हो जाएगा 3 से 2। पास्चन के लिए N1 क्या होता है 3, तो नियरेस्ट लाइन क्या हो जाएगा 4 से 3। तो फर्स्ट लाइन होता है N2 इक्वल टू N1 प्लस 1। और ये ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम वेवलेंथ होता है उस समय फोटोन का, उस समय फोटोन का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। आप देख सकते हो कैसे, आप ये देख सकते हो कैसे होगा समझने के लिए, जैसे कि मान लीजिए ये एटम है, न्यूक्लियस है, हम डिफरेंट ऑर्बिट का मतलब करते हैं, तो आप देख सकते हो मान लो ये ट्रांजिशन किया तो मान लो 2 से 1 हो गया, मान लो ये 3 से 1 हो गया, ये मान लो 4 से 1 हो गया। तो आप देख सकते हो अगर हम एनर्जी गैप देखें तो ये डेल्टा E1 है मान लो, ये डेल्टा E2 है मान लो, और ये डेल्टा E3 है मान लो। तो आप देख सकते हो डेल्टा E1 क्या होगा, मिनिमम सबसे कम यही है, आपको फॉर्मूला पता है, डेल्टा E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। डेल्टा E सबसे कम है, लैम्डा क्या होगा सबसे ज्यादा, इसीलिए फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ क्या होता है मैक्सिमम। तो ध्यान रखिएगा ये पूछता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कि मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगा, तो मैक्सिमम वेवलेंथ तब होता है जब नियरेस्ट ट्रांजिशन क्या हो, नियरेस्ट ट्रांजिशन। उसी तरह से पूछता है लास्ट लाइन, तो लास्ट लाइन का मतलब है इलेक्ट्रॉन काफी दूर से आया हो, ध्यान रखिएगा लास्ट लाइन का मतलब इलेक्ट्रॉन काफी दूर से आया है, तो एज्यूम कर लो एक तरह से इनफाइनाइट से आ रहा है। कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट से, तो लास्ट टाइम का मतलब होता है N2 से इंफिनिटी, ठीक है ना। और आप देख सकते हो जब काफी दूर से आ रहा है तो फिर एक तरह डेल्टा ई क्या होगा मैक्सिमम, और डेल्टा ई मैक्सिमम तो लैम्डा क्या हो जाएगा मिनिमम। ध्यान रखिएगा लास्ट लाइन का वेवलेंथ मिनिमम होता है। अब इसी में क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ बाल्मर लाइन corresponding to N2 equal to 3। तो ध्यान रखिएगा बाल्मर लाइन दिया है मतलब N1 फिक्स है, N1 फिक्स आपको याद रखना पड़ेगा, N1 2 होगा और N2 क्या दिया 3, तो वैल्यू पुट कर दो आप।
तो वैल्यू पुट कर दोगे, फॉर्मूला पता है आपको, 1/λ इक्वल टू RH इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, सॉल्व कर लोगे तो ये क्या है 1/λ बताए थे आपको, तो लैम्डा क्या हो जाएगा इसका सॉल्व करने पे उल्टा सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 656 नैनोमीटर। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो वेवलेंथ निकालना है तो वेव नंबर का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं यहीं पे लाके छोड़ देते हैं, वो गलत है, वो वेवलेंथ नहीं है, वो वेव नंबर है। हाँ, ये लास्ट टॉपिक है आज का, ये एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, उसको देख लीजिएगा। देखिए होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए हमारे पास 10-20 हाइड्रोजन एटम है और हमने सबको एनर्जी सप्लाई किया जब इलेक्ट्रॉन कहाँ था, फर्स्ट ऑर्बिट में, इसमें था फर्स्ट ऑर्बिट में। तो ध्यान रखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट ऑर्बिट को हम ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट ऑर्बिट को ग्राउंड स्टेट कहते हैं। और जो ऊपर वाले ऑर्बिट हो गए N2, 3, 4, उसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमने जब इलेक्ट्रॉन था ग्राउंड स्टेट में उसको एनर्जी प्रोवाइड किया, तो हम मान लेते हैं कि सारे बहुत 10 हाइड्रोजन एटम, ध्यान रखिए 10 हाइड्रोजन एटम है और हम सफिशिएंट एनर्जी दिए, तो हो सकता है 10 एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से चल गया, मान लीजिए कहां पर आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू N2 इक्वल टू 5, फिफ्थ ऑर्बिट में चला गया। अब देखिए फिफ्थ जब ऑर्बिट में गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में, तो आपको पता है फिफ्थ ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगा, ज्यादा। और पहले ही बता चुके हैं आपको, ध्यान रखिएगा, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। तो स्टेबिलिटी कम है ऊपर, तो वापस कहाँ आना चाहेगा, नीचे आना चाहेगा। तो नीचे आएगा तो क्या इमिट करेगा, फोटोन। अब देखिए आप खुद सोच सकते हो, इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आना है तो वो डिफरेंट पाथ फॉलो करेगा। ध्यान रखिएगा, फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आना है तो डिफरेंट, हमारे पास 10 एटम है मान लो, इसलिए यहाँ पे दिया आपको 10 मॉलिक्यूल, तो सॉरी यहाँ पे 20 मॉलिक्यूल दिया है आपको, ये एरर है, यहाँ 20 एटम होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे 20 एटम यहाँ पे दिया है, हम मान लेते 10 एटम है, तो 10 एटम में इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में है, तो हर एक एटम में जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो सेम पाथ फॉलो नहीं करेगा, वो डिफरेंट पाथ फॉलो करेगा। हम तो सबको ऑब्जर्व करते हैं, मान लेते हैं फर्स्ट एटम में इलेक्ट्रॉन पहले 5 से 4 आया, फिर 4 से 3 आया, 3 से 2 आया, 2 से 1 आया। तो देखिए हर एक ऑर्बिट जो 5 से 4 के बीच एनर्जी डिफरेंस होगा, उसके करस्पॉन्डिंग एक फोटोन होगा, तो 5-1 मान लेते हैं, 5-2 मान लेते हैं, 5-3 मान लेते हैं और 5-4 मान लेते हैं। सिमिलरली एटम 2 में ऐसा हो सकता है 5 से 3 में डायरेक्ट जंप कर जाए, फिर 3 से 2 में, 2 से 1 में। अब देखो 5 से 3 का तो हम देखो फर्स्ट फोटोन है, सेकंड फोटोन है, थर्ड फोटोन है, फोर्थ फोटोन है, फिफ्थ फोटोन है, इसको हमने नहीं काउंट किया क्योंकि ये ऑलरेडी एक आ चुका है, यहाँ पे ये ऑलरेडी आ चुका है। तो हमको चाहे डिफरेंट एटम्स में वो ट्रांजिशन होते भी जाए, हमको एक ही फोटोन दिखेगा, हमको सेम ट्रांजिशन के लिए अलग अलग फोटोन दिखने वाला नहीं है, क्योंकि फोटोन का वेवलेंथ क्या है, सेम। तो अगर 10 फोटोन एक ही वेवलेंथ के हो तो हमको एक ही फोटोन दिखेगा। तो आप देख सकते हो 3 से 2 और 2 से 1 यहाँ पे रिपीट हो चुका है, तो उसको हम अलग काउंट नहीं करेंगे। फिर एटम 3 में सोच लो 5 से 4 और डायरेक्टली 4 से 1, तो 5 से 4 ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, जो काउंट नहीं करेंगे, 4 से 1 नहीं आया है, उसे काउंट कर लेते हैं। सिमिलरली एटम 4 में डायरेक्टली 5 से 2 जंप कर गया, वो अब तक नहीं आया है, तो 7th फोटोन 2 से 1 आ चुका है यहाँ पे। सिमिलरली एटम 5 में 5 से 4 वो आ चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पर। 4 से 2 नहीं आया अब तक, 2 से 1 ये आ चुका है, तो बस इसको काउंट करेंगे। सिमिलरली एटम 6 में आप देख सकते हो 5 से 3, तो आप देख सकते हो 5 से 3 यहाँ पे आ चुका है, लेकिन 3 से 1 नहीं आया है, तो 9th फोटोन। और लास्ट में ऐसा भी पॉसिबल है डायरेक्टली 5 से 1 में आ जाए, तो ये 10th फोटोन हो गया। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, अब चाहो तो खुद से कॉपी पे ट्राई कर लेना। ये 10 पाथ के अलावा कोई और पाथ पॉसिबल नहीं है। तो हमको टोटल कितना फोटोन दिखेगा, हमको 10 फोटोन दिखेगा, समझ गए।
जब 10 एटम ले मान लेते या 20 एटम ले और सब में इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट में है, तो अगर वो 5th ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन 1st ऑर्बिट में जंप करें तो ये 10 ही फोटोन दिखेगा हमको। इसके अलावा कोई 11th फोटोन पॉसिबल नहीं है। आप ट्राई कर सकते हैं कॉपी में, अगर डाउट्स हो तो हमसे पूछ लेना। तो हाँ, अब ये इसका फॉर्मूला है, ध्यान रखो। अब एग्जाम में तो इतना नहीं करेंगे हम, अगर एग्जाम में आप इतना कैलकुलेशन करोगे तो हो सकता है बहुत हाई चांस है कोई कंडीशन आप मिस कर दो और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये तो एक तरह से मैनुअली हो गया काउंट करने का तरीका। एग्जाम में है मैनुअली नहीं काउंट करेंगे, उतना टाइम नहीं होता है हमारे पास। तो अब एक तरह से एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, उसमें क्या है, वही लाइन, वो हर एक फोटोन एक तरह से एक स्ट्रक्चरल लाइन है, हमको दिखेगा प्रिज्म से पास करोगे तो लाइन दिखता है हमको, वो हर एक फोटोन मतलब एक लाइन। तो वहां कितना फोटोन था, 10 फोटोन। 10 फोटोन मतलब हमको 10 लाइन दिखेगा डिफरेंट वेवलेंथ का। तो फॉर्मूला क्या है, क्या लिखा है, व्हेन इट इज एक्साइटेड टू nth लेवल। तो देख लो आप, हमने कहां तक कर लिया था, हमने कर लिया था, देखिए अब बता चुके हैं, अगर 5th ऑर्बिट था उससे कहां पे आया इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 1 ऑर्बिट में। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, 5 इंटू 5 माइनस 1 बाई 2, सोल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 बाई 2 विच इज इक्वल टू 10। वही फॉर्मूला से आ गया ना, यहाँ पे भी हमने 10 आया था, यहाँ पे भी 10 आया। तो ये फॉर्मूला याद रख लो, तो आपको मैनुअली काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे ये कि यहाँ पर तो हम जो सॉल्व किए हैं वो सॉल्व किए हैं 1st ऑर्बिट तक। तो हमेशा 1st ऑर्बिट तक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे ही पूछ सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन 5th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में है तब टोटल कितना फोटोन इमिट करेगा। तो वैसे केस में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर n2 हो जाएगा, मान लीजिए पूछे आपसे, मान लीजिए पूछे, सॉरी आपसे मान लीजिए पूछे कि n2, सॉरी आपसे कि n2 इक्वल टू 5 से n1 इक्वल टू 2 में आए तब कितना फोटोन इमिट करेगा, कितना स्पेक्ट्रल लाइन हमको दिखेगा। तो n2 पुट कर दो 5 और n1 पुट कर दो 2। 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2 प्लस 1, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 4, 3 इंटू 4 बाई 2 विच इज इक्वल टू 6। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपसे कोई भी डाउट्स हो आपको तो हमसे पर्सनली पूछ लीजिएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट लेक्चर था इस चैप्टर का। ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है आपके लिए क्योंकि इतना इस तरह का कॉन्सेप्ट हम 9th-10th में नहीं पढ़े थे। तो कोई भी अगर डाउट्स हो तो हमसे आप पर्सनली पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पे या फोन करके पूछ सकते हैं आप। तो इस असाइनमेंट, इस लेक्चर से रिलेटेड जो असाइनमेंट अटैच्ड होगा उसको आप कोशिश कीजिएगा तुरंत सॉल्व करने के, करके सबमिट कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ और पढ़ेंगे फिर हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और थोड़ा सा पढ़ेंगे एमिशन और एब्जॉर्प्शन। तो असाइनमेंट जरूर कर लीजिएगा, कोई डाउट्स होगा जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।